हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। आज हम फिर से परसेंटेज की सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। परसेंटेज की सीरीज 10-12 जा सकती है क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा लंबा चौड़ा सिलेबस है और परसेंटेज पे अधिकतर लाभ हानि के क्वेश्चन हो या चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हो, नल एवं टंकी के क्वेश्चन हो, ये सभी आसानी से किए जाते हैं। इस वजह से परसेंटेज थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है, विस्तृत अध्ययन करना इसका बहुत जरूरी है। तो आइए हम परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज परसेंटेज का ये हमारा 6वां लेक्चर है। आज के क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हैं और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और प्राप्त होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं यही बताना है क्वेश्चन में। देखिए हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसको। कह रहा है कि एक अभ्यर्थी 30 अंक प्राप्त किया है। एक अभ्यर्थी 30% अंक प्राप्त किया है। 30% अंक प्राप्त भी किया है और 6 अंकों से फेल भी हो गया है। यानी कि पास होने के लिए उसे कितना चाहिए था? पास होने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए था? तो 30% ये और 6 अंकों से फेल है तो 30% प्लस 6, इतना नंबर उसको मिल जाता तो वो पास हो जाता, क्योंकि 6 नंबर से वो फेल है। एक और दूसरा लड़का कह रहा है कि एक और लड़का है जो 40% अंक प्राप्त किया है और पास होने से 6 नंबर अधिक प्राप्त किया है। तो देखिए दूसरा अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त किया है और पास होने से 6 अंक अधिक लाया है। देखिए क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक और लड़का है जो 40% अंक प्राप्त किया है और पास होने के लिए जितना चाहिए उससे 6 अंक अधिक पाया है। यानी कि ये जो पास कितने पर हुआ होगा, तो देखिए इसका पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था? पास होने के लिए 40% पाया है और 6 नंबर इसका घटा देते फिर भी ये लड़का आसानी से पास हो जाता। देखिए 40% प्राप्त तो किया है और पास होने से भी 6 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब कि 40% में अगर हम 6 नंबर घटा भी देते हैं तो भी वो लड़का पास हो जाएगा। तो देखिए ये भी लड़का पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए और इसको पास होने के लिए इतना नंबर चाहिए, यानी कि पासिंग अंक तो दोनों लड़कों का बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30% प्लस 6 बराबर हो जाएगा 40% माइनस 6 के। समझिए, पास होने के लिए इसको 30% प्लस 6 अंक चाहिए और इसको पास होने के लिए 40% माइनस 6 अंक रहेगा, तभी ये पास हो जाएगा। तो पासिंग अंक कहीं ना कहीं दोनों लड़कों का बराबर होगा। तो हम यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिए हैं। इसके बाद देखिए परसेंटेज को एक साइड करते हैं और अंक को एक साइड। तो ये 6 है और ये 6 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा और ये 40% है और ये 30% है, घटेगा तो 10% हो जाएगा। यानी कि 1% का अगर मान देखे तो 12/10 होगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि कुल अंक बताइए कि कितने अंकों का अधिकतम पेपर हुआ है। तो कोई भी पेपर हो अधिकतम 100 अंकों का होता है, तो अधिकतम 100 अंकों का पेपर होगा, तो यानी कि 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर 12/10 गुणे 100 यानी कि 10, 120 नंबर, यानी कि 120 नंबर का कुल पेपर है। 120 नंबर का कुल पेपर होगा। आया क्वेश्चन समझ में? एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि एक लड़का है जो 30% नंबर लाया है और 6 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 30% नंबर ला देता और 6 अंक और अधिक ला देता तो वो पास हो जाता। और कह रहा है कि एक और लड़का है जो 40% नंबर लाया है और पास होने से 6 अंक अधिक ला दिया है। इसका मतलब कि अगर 40% लाया है उससे 6 नंबर कम भी लाता तो भी वो
पास हो जाता। तो हम वही किए हैं, दोनों नंबर को आपस में बराबर कर दिए हैं और बराबर करने के बाद हम देखे हैं कि जो 100% का हमारा पेपर था वो 100% का मतलब यानी कि 120 नंबर का पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। यह भी प्रश्न अच्छा है। देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, लिखते हैं 52% विद्यार्थी हिंदी में, और आगे कह रहा है कि 42% अंग्रेजी में। 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। दोनों क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। उसके बाद इसके आगे कह रहा है कि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गए हैं। 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। दोनों विषय में फेल। अब कह रहा है कि ये बताइए कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, या दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी देखिएगा कैसे करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम पहले ये देखते हैं कि तीनों एक जैसे हैं कि नहीं, मतलब तीनों फेल में है कि नहीं। अगर ये कोई पास में देता तो उसको भी फेल में बदल लेते हैं। अगर ये फेल में दिया है तो अगर ये भी पास में देता तो इसको भी फेल में, मतलब किसी एक राशि में कर लेते हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं तो अगर सेंटीमीटर में सब हल कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर एक फेल वाला आंकड़ा दिया है तो सभी आंकड़ा हमारे पास फेल का होना चाहिए। अगर पास का देता तो 100 में से घटा के उसको फेल में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 52 प्लस 42 माइनस 17 बराबर कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 5 4 9। 94 माइनस 17, 94 माइनस 17 हो जाएगा 7 और 8 में से 1 जाएगा 7। 77% आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए हम ये 17 क्यों घटाए हैं। देखिए ये भी फेल वाले स्टूडेंट है और ये भी फेल वाले स्टूडेंट है और ये भी फेल वाले स्टूडेंट है। तो ये घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि 17% जो फेल विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस हिंदी वाले में भी आएंगे और अंग्रेजी वाले में भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों विषय में फेल हैं। इसलिए दोनों फेल को हम पहले जोड़ दिए हैं और जोड़ के देखें कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। और इस 17 को इसलिए घटाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं 17% इन दोनों फेल वाले विद्यार्थी में शामिल होंगे, इसलिए 17 को घटा दिया गया है। अब जो हमारा 77% निकल के आया है ये कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या है। ये कुल फेल विद्यार्थी हैं। ये कुल फेल विद्यार्थी हैं। अब समझ में आया। अभी हमारा पूरा डाटा फेल में बदल चुका है। अब हमको पूछ रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। जैसे कुल फेल विद्यार्थी निकल गया, उसी तरह कुल पास विद्यार्थी बताना है। तो कुल पास विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे, 100% में से घटा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 100% से अधिक तो होगा नहीं। फेल और पास परसेंटेज मिलाएंगे तो 100% आ जाता है। तो 100% में से 77% घटा देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए कुल पास विद्यार्थी निकालेंगे। कुल पास विद्यार्थी हमारे कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 77 यानी कि 23%। अभी हमारे 23% वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं, और ये जो 77% थे ये वो विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय मिला के या सारे विषय मिला के या सभी विषय में फेल थे। एक बार और समझिए, दिया है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं। तो इस तरह से अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थी या दोनों विषय मिला के कितने परसेंट फेल विद्यार्थी ये निकल जाता है। लेकिन कह रहा है कि 17% इनमें ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में फेल हैं।
तो कहीं ना कहीं 17% इन 52 में भी शामिल होगा और 42 में भी शामिल होगा। इसलिए 52 और 42 को जोड़ के हम 17 घटा देते हैं और जो मान निकल के आता है वही एक्चुअल वो विद्यार्थी होते हैं जो पूरी तरह से फेल हैं। तो अब कुल पास विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो 100 में से हम इस 77 को घटा देंगे, जो हमारा 23 आंसर निकल जाएगा वो एक्चुअल में सभी के सभी विषय में पास विद्यार्थी है। और प्रश्न में भी हमें यही बताना था कि वो कौन से कितने % विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में या पूरे विषय में अच्छी तरह से पास हैं। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। कह रहे कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में तथा 75% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। सेम ऐसा इक्वेशन है। फिर कह रहे यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। जैसे जैसे डाटा कह रहा है हम लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 80% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र अंग्रेजी में, उसके बाद कह रहे कि 85% छात्र गणित में, 85% छात्र गणित में। ये 80% है, ये 85% है तथा 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। कह रहे 75% दोनों विषयों में ये क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी डाटा पे ध्यान दीजिए, सभी में उत्तीर्ण का ही बात किया है, तो ये भी डाटा में कहीं कुछ बदलना नहीं। अगर कोई फेल पास कर मतलब अनुत्तीर्ण कर देता तो उसको फिर उत्तीर्ण में बदल लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी हल किया जाता है सबका मतलब सबका ये जो होता है सब एक ही राशि में होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों एक ही राशि में है, ये भी उत्तीर्ण में है, ये भी उत्तीर्ण में है और ये भी उत्तीर्ण में है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद आगे कह रहा है कि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हो। उसके बाद कह रहा है कि 40 छात्र, देखिए नंबर में दे दिया है, 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण हैं। तो हमें परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि कितने विद्यार्थी पहले परसेंटेज में अनुत्तीर्ण है, उसी को हम 40 के बराबर दिखा देंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहां से हम वो संख्या निकालते हैं और देखते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं जो पूरी तरह से पास हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से पास विद्यार्थी कितने आएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल पास विद्यार्थी, किसमें, परसेंटेज में। कुल पास विद्यार्थी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 85 और ये -75। -75 क्यों होगा पता है, 80% गणित में पास है, 80% अंग्रेजी में पास है, 85% गणित में पास है। तो ये जो 75% दोनों विषय में पास है वो कहीं ना कहीं इस गणित और अंग्रेजी में शामिल होंगे, इसलिए हम इस 75% को घटा देंगे। अब जो हमारा मान आएगा वो एक्चुअल परसेंटेज निकल के आएगा जो पूरी तरह से हर विषय में पास है। तो देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 80 80 60 165 -75 0 9 90% विद्यार्थी पूरी तरह से पास हैं। तो पूरी तरह से फेल विद्यार्थी कितने होंगे, मात्र 10%। पूरी तरह से फेल जो विद्यार्थी होंगे वो 10% होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पूरी तरह से फेल विद्यार्थी, पूरी तरह से फेल विद्यार्थी कितने होंगे, 100 माइनस जितने पास हैं, तो 10%। अब प्रश्न कर रहा है कि 10%, तो हम निकालिए कि प्रतिशत में फेल है, लेकिन अंकों में देखा जाए तो ये 40% के 40 नंबर के बराबर है। कह रहा है कि अंकों में 40 छात्र हैं और परसेंटेज में 10 छात्र हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि कुल कितने छात्र हैं, क्लास में या कक्षा में कितने छात्र हैं वो निकालना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से 10% का जो मान है वो कितना है, 40 के बराबर है। तो कक्षा में कितने % विद्यार्थी होंगे, 100% होंगे। तो
100% बराबर कितना हो जाएगा 40/10 गुणे 100, यानी कि 400 विद्यार्थी होंगे, 400 स्टूडेंट होंगे। ये भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था, तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। देख सकते हैं कैसे किया गया है। पहले हमने सभी को एक राशि में बदला है, अगर एक राशि में दिया है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम दोनों अलग अलग विषय में जो पास है उनको जोड़ के, और जो दोनों विषय में परसेंटेज दिया है पास का उसको घटा के हम एक्चुअल परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। और उसके बाद जब एक्चुअल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं तो 100 में से घटा देंगे, वही एक्चुअल फेल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में हो जाएगा। और उसके आगे फिर डाटा दिया था कि 40 छात्र फेल है, तो हम उसकी तुलना 10% से किए और बाकी 100% का मान निकालिए, तो 400 स्टूडेंट टोटल आ गए। अब चलते हैं धीरे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिनेमा घरों के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तद अनुसार आय में कितने % की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन हम शायद परसों या नरसों लगा चुके हैं, फिर भी आज एक और क्वेश्चन इस पे लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीटों की संख्या, कोई सिनेमा घर है उसमें सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करना है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, 25% को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, और 25% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/4। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी कि अगर शुरू में सीट 4 होगी तो अब सीट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, पहले सीट अगर 4 होगी तो बाद में सीट अब 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हम उसके कीमत में भी वृद्धि करेंगे। कीमत में कितने की वृद्धि करना है, तो 12% की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कीमत में 12% की वृद्धि। कीमत में 12% की वृद्धि का मतलब हुआ 12/100। 12/100 का मतलब हुआ 4 × 12 और 4 × 25 100, यानी कि शुरू में टिकट 25 था तो अब टिकट का दाम कितना हो गया 28। अब देखिए शुरू में जब सीट 4 थी और एक टिकट का किराया 25 था तो पैसा कितना आ रहा होगा 100 रुपया आ रहा होगा। बाद में किराया देखिए 5 से 28 हो गया, मतलब 5 रुपए किराया हो गया, और सीटों की संख्या मतलब 5 हो गई और किराया बढ़ के 25 से 28 हो गया। तो इसमें गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40 और 5 × 10 = 14। मतलब कि पहले 100 रुपए इनकम हो रहा था, ये 100 रुपए का आय हो रहा था, अब आय कितना हमारा हो गया 140 का। तो कितने की वृद्धि हुई 40 की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज निकालना यहाँ पे तो बहुत आसान है, क्योंकि 100 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो वही संख्या डायरेक्ट आ जाती है जितने की बढ़ोतरी होती है। तो देखिए 100 का 140 हुआ है, यानी कि 40 बढ़ा है कितने पे 100 पे। अगर परसेंटेज में निकाले तो ये सब कट गया, यानी कि 40% की इनकम में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखे आप, बहुत आसान था ये भी, इस पे कई क्वेश्चन लग चुके हैं इसके पहले, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग तेजी में पढ़ लिए, फिर भी समझ में आया होगा कि किसी सिनेमा घरों में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करना है। कोई सिनेमा घर है उसमें 25% सीटें बढ़ा देंगे, यानी कि अगर पहले सीटें 4 होंगी तो बाद में सीटें 5 हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं उसकी कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दें। कीमत में 12% की वृद्धि करने का मतलब कि 12/100 यानी कि 3/25, यानी कि पहले किराया अगर 25 रुपया होगा तो बाद में 28 रुपया हो जाएगा। अब इन किरायों का हम आपस में और सीट से गुणा करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। सोचिए 4 सीट है और 25 किराया है तो 100 रुपये का इनकम होगा। फिर अगर सीट 5 हो गया और किराया भी बढ़ा के 28 कर दिए तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम 140 हो जाएगा। बस यही देखना था कि 100 रुपया पहले आ रहा था, अब 140 रुपया आने लगा, तो कितना अधिक आने लगा 40। और 40 का जब हम परसेंटेज निकाल देंगे तो 40/100 × 100 = 40%।
इतना क्वेश्चन समझ में आया हो, फिर आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी को 3 विषय मिलाकर 1250 अंक प्राप्त हुए हैं। कोई विद्यार्थी है, 3 विषय का पेपर दिया है और तीनों विषयों का नंबर मिलाकर उसे 1250 नंबर प्राप्त हुए हैं। इनमें 22% हिंदी में है, 44% गणित में है और शेष विज्ञान के नंबर है। विज्ञान का परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन हम विज्ञान का परसेंटेज निकाल लेंगे। कह रहा है कि इस प्रकार हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच में क्या अंतर है। जैसे जैसे डाटा दिया है लिख रहे हैं। देखिए, हिंदी का प्लस गणित का प्लस विज्ञान का, तीनों मिला के नंबर कितना है उसका 1250 नंबर आया है। क्योंकि इसको पहले हम परसेंटेज में लिख लेते हैं। पहले तीनों का नंबर जोड़ के हमको आना चाहिए 100%। तीनों का हमें नंबर जोड़ के आना चाहिए 100%। 100% तीनों का नंबर आना चाहिए। जैसे जैसे दिया है लिख लेते हैं। हिंदी में दिया है 22%, हिंदी का नंबर कितना दिया है 22%। गणित का नंबर दे दिया है 44% और विज्ञान का हमें मालूम करना है, विज्ञान का भी मालूम करना है और ये आना चाहिए 100%। विज्ञान का मालूम करना है और आना चाहिए 100%। तो बताइए यहाँ पे विज्ञान का परसेंटेज मान कितना आ जाएगा। विज्ञान का परसेंटेज मान हमारा आ जाएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 22 और 44 66 और 100 में से 66 घटा देंगे, 100 माइनस 66 यानी कि 10 में 6 4 और 9 में 6 3, 34%। इतना समझ में आया होगा। अब तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकल गया। कह रहे हैं कि हिंदी में 22% नंबर है, गणित में 44% और विज्ञान का पता नहीं था, लेकिन तीनों का हमें मालूम है कि 100% होना चाहिए। तो हम यहाँ से विज्ञान का परसेंटेज निकाल लिए तो 34% आया है। प्रश्न में पूछ रहा है ना कि विज्ञान और हिंदी के विषयों में कितने नंबर का अंतर है। तो देखिए, चाहे तो हम अलग अलग विषयों का नंबर भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हल कर सकते हैं। ये दिया है कि जो तीनों विषयों का नंबर है मिला के उसका कितना आना चाहिए 1250, यानी कि तीनों का जो परसेंटेज है 100 आया है, यानी कि 100% नंबर कितने के बराबर होगा उसका 1250 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों विषयों का परसेंटेज मान 100% होगा तीनों जोड़ने पे और 100% का मान 1250 हमारा हो जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ से 1% का अगर मान निकालना चाहें तो 1250 बटा में 100 कर सकते हैं। उसके बाद हमें कह रहा है, इसको यहीं पे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हिंदी और विज्ञान के विषयों में कितने नंबर का अंतर है। तो देखिए, अगर हम परसेंटेज में अंतर देखना चाहें तो हिंदी और विज्ञान में परसेंटेज में अंतर, हिंदी और विज्ञान विषय में प्रतिशत में अंतर, प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा। देखिए, हिंदी में है 22% और विज्ञान में है 34%, तो कितना आ जाएगा 34% माइनस 22%, यानी कि 12% का अंतर है। नंबर परसेंटेज में देखा जाए तो 12% का अंतर है और नंबर में देखा जाए तो यहाँ से हम 1% का मान निकाले ही हैं, यहीं पर रख देते हैं। तो 12% बराबर नंबर में कितना हो जाएगा 125 0 बटा में 100 गुणे 12, 0 से 0 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 5 दूना के 10, 5 25, 25 छक्का 150 नंबर। समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं शुरू से। कह रहा है कि कोई लड़का है, वो 3 विषयों का पेपर दिया है, हिंदी गणित और विज्ञान। हिंदी गणित और विज्ञान मिला के परसेंटेज दे दिया है कि हिंदी में 22% नंबर लाया है और गणित में 44% और विज्ञान का नहीं दिया है, लेकिन हमको पता है कि तीनों विषयों का परसेंटेज जोड़ देंगे तो 100% आना चाहिए। यहाँ से हम 100% में से घटा लिए हैं तो 34% मान आया है। अब कह रहा है कि हिंदी और विज्ञान में कितने परसेंट में अंतर बताइए और नंबर में अंतर बताइए। तो देखिए, परसेंट में अगर हम नंबर निकालेंगे अंतर तो हिंदी में 22% है और विज्ञान में 34% है। तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हिंदी और विज्ञान के विषय में 12% का अंतर है परसेंटेज में। अगर नंबर में बताना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कुल विषय जो है
1250 नंबर के पेपर हुए हैं, तो 100% का जो मान हमारा होगा वो 1250 के बराबर होगा। 1250 के बराबर होगा तो हम यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, क्योंकि विषय में अंतर परसेंटेज में 12 था, तो 12% का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 150 नंबर का अंतर। अलग अलग विषयों का अगर नंबर चाहे निकालना तो अलग अलग विषयों का नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में अलग अलग विषय का नंबर नहीं निकालना है। आइए इतना समझ गए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, जो इनकम टैक्स है उसमें 19% की वृद्धि हो जाए, तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। तो बताइए कि इनकम टैक्स की जो दर है वो कितनी है। ये इतना ही बस प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे लिखना है। थोड़ा सा समझिए, प्रश्न आप देखिए और समझिए। कह रहे इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाए, मतलब हम जो इनकम दे रहे हैं, कोई सैलरी होती है उस पर हम टैक्स देते हैं, करे उस टैक्स का ही 19% बढ़ा दिया जाए। अब कितना टैक्स दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, करे उस टैक्स का 19% बढ़ा दिया जाए। तो अब जब हम टैक्स बढ़ा देंगे तो हमारी सैलरी कुछ कम हो जाएगी, तो कह रहे कि जो सैलरी मिल रही है उसमें 1% का अंतर पड़ जाता है। ध्यान से समझिए, जितना हमारा टैक्स बढ़ाएंगे, जितना पैसा हम उसको देंगे, उतना पैसा हमारा कम हो जाएगा सैलरी में से। तो जैसे कर रहे वैसे लिखते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए कर रहे हैं इनकम टैक्स हो जाएगा आयकर कह रहा है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का 19%, क्योंकि 19% तो लगा है टैक्स। अभी हम बराबर क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। जो हमें नेट इनकम मिल रहा है, जो हमें नेट इनकम है उसका 1% है। देखिए हम क्यों ये वाली लाइन लिखे हैं, समझिए। कह रहा है ना कि किसी भी अगर तनख्वाह या सैलरी जो भी आती है उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो पहले कुछ भी टैक्स दे रहे हो, कह रहे उस टैक्स का 19% बढ़ गया है। तो सोचिए जो टैक्स मान लीजिए 100 आया, अगर हम 100 का 19% निकालते हैं तो 19 हमारा बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं हमारी सैलरी में 19 क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वही किया गया है कि मान लीजिए हमारे टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, तो हमारा जो नेट इनकम मिल रहा था उसमें भी तो कमी आ जाएगी कुछ ना कुछ। तो वही कह रहा है कि जो इनकम टैक्स में हमारी 19% की वृद्धि हुई है, तो हमारे नेट इनकम पे 1% का अंतर डाल रहा है, यानी कि हम अपने टैक्स में 19% बढ़ा रहे हैं, तो हमारा इनकम 1% के बराबर कम हो जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से समझिए तो जो रुपया होगा, पैसा होगा, वो तो बराबर होगा। यानी कि इसका 19% जितना भी रुपया है और नेट इनकम का 1% जितना भी रुपया है, कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे। इसी वजह से हम इन दोनों को बराबर किए हैं। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं। अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकम टैक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं नेट इनकम। नेट इनकम हल करते हैं, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 19 हो जाएगा। बस इतने में ही हमारा पूरा कहानी था। ये वाली लाइन बहुत समझना जरूरी था। अगर ये लाइन समझ गए तो ये वाली भी समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स को 1 रुपया मान लेंगे और नेट इनकम को 19 रुपया मान लेंगे। यानी कि हम सरकार को 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तब भी हमारे पास 19 रुपया इनकम बच रहा है। मतलब 1 रुपया टैक्स देने के बाद हमारे पास 19 रुपए बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कुल आमदनी या जो ग्रॉस सैलरी होगी वो कितनी होगी, तो कुल हमारी आमदनी कितनी हो जाएगी। देखा जाए तो कुल आमदनी या जिसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं कितनी हो जाएगी, 20 रुपया कहीं ना कहीं होगी। तब हम इनकम टैक्स के रूप में 1 रुपया देते होंगे, और इसके बाद हमारी जो नेट इनकम बचती होगी, नेट इनकम जो हमारी बचती होगी वो कितनी बचती होगी, 19 रुपया बचती होगी। आ रहा है समझ में वाला लाइन। देखिए 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमारे पास 19 रुपया बच रहा है। कहीं ना कहीं तब हम 20 रुपया कमा रहे होंगे। तो 20 रुपया पर हम 1 रुपया दे रहे हैं, तो वही बता रहा है कि परसेंटेज में बताइए कि जो हमारा ये इनकम टैक्स है वो कितने % है। तो देखिए 1 रुपया हम लोग दे रहे हैं कितने पे, 20% पे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%। यानी कि हमारी जो इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो कितने % की है, 5% की है।
देखिए ग्रॉस सैलरी पे हमारा जो इनकम था, 1 रुपया इनकम टैक्स दे रहे थे और 19 रुपया बच रहा था। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं किस सैलरी पे, 20 रुपए की सैलरी पे। तो 1/20 गुणे 100 यानी कि 5% का हमारा इनकम टैक्स होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। मतलब कोई विद्यार्थी है, उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है और 3/5 से गुणा कर दिया है। प्रश्न देखिए और समझिए। कह रहे किसी विद्यार्थी को बोला गया कि आप 5/3 से गुणा करो, लेकिन वो 5/3 से गुणा ना करके 3/5 से गुणा कर दिया है। तो आंसर में कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट आएगा ही। तो वही पूछ रहा है कि परसेंटेज में बताइए कि कितने % का आंसर में डिफॉल्ट आ रहा है। देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए। अगर हम आपको यह प्रश्न बोलते हैं करने के लिए, तो हमें वो संख्या तो मालूम है नहीं कि किस संख्या में गुणा करना है। तो हो सकता है आप दिमाग लगाए कि सर संख्या को हम x मान लेते हैं, x में 3/5 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा करते हैं, फिर चेक करते हैं कि आंसर में कितने का अंतर आया। तो देखिए कहीं ना कहीं ये समय सवाल तो हो जाएगा, लेकिन समय अधिक लग जाएगा और हमें समय को बचत करना है। तो समय बचत करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 3/5 या 5/3 से खूब आसानी से कट जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए हम वह संख्या पता नहीं किस संख्या में 3/5 या 5/3 से गुणा करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों का एलसीएम हो, क्योंकि एलसीएम संख्या है दोनों से कट जाती है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो यहाँ पे बस दिमाग लगाना है। माना वह संख्या 15 है। आप 30 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, लेकिन इसी के गुणा को मानेंगे तो गुणा भागा करने में आसानी रहेगा। वरना आप 10 भी मान लीजिए, 5 भी मान लीजिए, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन घटाना है, इसलिए हम 15 ही मानेंगे, क्योंकि 15 से 3 और 5 बड़ी आसानी से भाग देने पे कट जाएंगे। अब देखिए अब क्या कहा गया है, पहली बार क्या कहा गया है कि 15 में हमें गुणा करना है 5/3 से, 5/3 से गुणा करना है, पहली बार कहा गया है। अगर वो सही में 5/3 से गुणा करता तो आंसर कितना आ जाता, 25 आ जाता। लेकिन उसने गलती कर दिया है और जल्दबाजी में 15 में किससे गुणा कर दिया है, 5/3 के बजाय 3/5 से। अब कितना आंसर आ गया होगा उसका, 5 या 15 यानी कि 9 आ गया होगा। तो हमें तो आंसर में बहुत अंतर दिख रहा है, 25 आना चाहिए था, कितना गया 9। तो कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज में भी इसका त्रुटि निकल जाएगी। यहाँ से जब हमें कमियां मालूम हो गई तो हम परसेंटेज में इसकी त्रुटि निकाल सकते हैं। परसेंटेज में त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कितने की त्रुटि हुई, 16 का त्रुटि हुआ, कितने में, 25 में। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौके 100, 16 चौके 64। देखिए कितने % का त्रुटि आ गया, 64% का त्रुटि आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा अपने ओर से दिमाग लगाना था। दिमाग यही लगाना था कि अगर हम इसको x मान लेते तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता, और अधिकतर समय में हम x ही मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। लेकिन x मानेंगे तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा और समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है लास्ट में आंसर भी गलत आ जाए। इस वजह से हम x नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी संख्या मान लेंगे जो उन दोनों संख्याओं से अच्छी तरह से कट जाए और गुणा भागा करने में आसानी हो। तो हम लोग अपने मन से एक संख्या 15 मान लिए हैं। 15 चाहे तो आप एलसीएम भी मान सकते हैं। 15 का हम एक बार 5/3 से गुणा किए तो 25 आना चाहिए था, फिर 15 को अगर 3/5 से गुणा कर दिया तो 9 आ गया होगा, फिर डिफरेंस कितने का आया उसका हम लोग परसेंटेज बना लिए। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आज के भी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है मैथ में। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।